Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification Channel. This video is the part 9 of Molecular Biology course. In the previous part of this course, we have discussed about the basics of transcription. So today also we will start from the last slide of the previous lecture, and after revising that slide, we will go on with the transcription in prokaryotes. So starting with the transcription, what we have learned in the previous lecture is we have two sites within the transcript. That is, the start site of the transcript is known as the transcription start site, and the ending site is terminator. Okay, so start site, transcription start site is basically we denoted by +1. Then we have upstream this transcription start site, we have two sites, that is -10 and -35. -10 is also known as Tata box. This site is known as Tata box or Tata sequence or Pribnow sequence. And -35 sequence is this TTGACA, and -10 sequence is TATAAT. So these two sites are known as the promoter's region. So promoter will bind to this site and will start the transcription. So जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो जो +1 स्टार्ट साइट से पहले वाला जो जितनी भी सीक्वेंस होती है उन्हें अपस्ट्रीम बोलते हैं. तो इस साइड अपस्ट्रीम होंगी सीक्वेंसेस होंगी, और जो बाद वाली होती है उनको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और इस साइड डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस होंगी. ठीक है. Now after this we have prokaryotic RNA polymerase. To study the transcription in prokaryotes, first we will have to learn about prokaryotic RNA polymerase. So this RNA polymerase is DNA dependent RNA polymerase. मतलब वो DNA को यूज करके RNA का फॉर्मेशन करा रहा है. In prokaryote, a single type of RNA polymerase synthesize all type of RNAs. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंगल टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सारे आरएनए को बनाने में हेल्प करता है. जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, सारे जो जितने भी टाइप का हमारा आरएनए है उनको कौन करा रहा है, एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करा रहा है. इस प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बेसिकली 5 सब यूनिट्स होती हैं. ये सब यूनिट कौन कौन सी हैं, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा. ठीक है. देन what is alpha subunit, what is its function? So alpha subunit is coded by a gene which is RPOA gene. It helps in the assembly of core enzyme to the promoter region. और ये जो हमारा कोर एंजाइम है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसकी जो अल्फा सब यूनिट है इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर रीजन पे असेंबल करने में हेल्प करती है. अब हम कोर आरएनए पॉलीमरेज की जो सब यूनिट्स मिलकर कोर आरएनए पॉलीमरेज को बनाती हैं उनको पढ़ते हैं. सो वेरी फर्स्ट सब यूनिट इज अल्फा, सेकंड बीटा एंड बीटा प्राइम एंड देन ओमेगा. ठीक है. ये चारों मिलके क्या बनाती हैं, कोर आरएनए पॉलीमरेज को. अगर हम होलो एंजाइम की बात करें, मतलब कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसमें कितनी सब यूनिट होती है, 5. अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा ये कोर वाली थी, और इसके साथ ही एक और सब यूनिट सिग्मा. इन्हीं 5 सब यूनिट के हम यहाँ पे फंक्शंस और कौन सा जीन उनको इनकोड कर रहा है ये पढ़ रहे हैं. तो अल्फा ए से आता है, आरपीओ ए जीन. ये क्या कर रहा है, असेंबली कराने में हेल्प कर रहा है कोर एंजाइम के प्रोमोटर रीजन पे. फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज बीटा सब यूनिट. बीटा इज कोडेड बाय आरपीओ बी जीन. Then is our beta prime. This is coded by RPO-C gene. Then omega is coded by RPO-Z. देखो अभी तक क्या था, सीक्वेंस में था अल्फा A, बीटा B, फिर बीटा प्राइम C. अब ओमेगा जो है ये कोड होता है RPO-Z जीन से. ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को
ताकि उसकी अच्छे से असेंबली हो पाए प्रोमोटर रीजन पे। सो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में ओमेगा हेल्प कर रहा है और असेंबली में प्रोमोटर रीजन पे अल्फा कर रहा है। ठीक है, आर लास्ट सब यूनिट इज सिग्मा, और इस सिग्मा के बिना होलो एंजाइम नहीं बनता है। उस सिग्मा के बिना सारी सब यूनिट हो और सिग्मा ना हो तो हमारा कोर एंजाइम होता है, और सिग्मा भी अटैच हो जाए तो हमारा होलो एंजाइम हो जाता है। ये किसके थ्रू कोड होता है? आरपीओ डी। देखो डी जैसा दिख भी रहा है ना ये, whose मेन फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज प्रोमोटर। और सिग्मा सब यूनिट का फंक्शन क्या होता है? प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना। अब हम इस सिग्मा सब यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी कैसे असेंबली हो रही है, क्या हो रहा है, हम अभी सबके बारे में पढ़ते हैं। सो ये क्या होता है हमारा सी टर्मिनल। देखो अल्फा, अल्फा में दो होगा, एक एन टर्मिनल डोमेन होगा अल्फा का, इस साइड एन होता है, और एल सी टर्मिनल डोमेन, ठीक है, NH2 का और COOH का। ठीक है, तो सी टर्मिनल डोमेन जो होता है वो पहले ही बाइंड कर लेता है -35 से भी, और हमारा जो इससे डिसोसिएट हो जाता है सी टर्मिनल डोमेन होलो एंजाइम से। और क्या होता है, जो हमारा सिग्मा सब यूनिट होती है, सिग्मा 4 सब यूनिट, सिग्मा की भी बहुत सारी सब यूनिट होती हैं, और उसमें से सिग्मा 4 जो होता है ये -35 रीजन पे बाइंड करेगा, और सिग्मा 2 -10 पे बाइंड करेगा, और इस तरह से ये प्रोमोटर रीजन पे होलो एंजाइम जो है बाइंड हो रहा है। ठीक है, और अल्फा जो है ये असेंबली में हेल्प कर रहा है, और ओमेगा स्टेबिलिटी में। अगर अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट ये जैसे हमारा जहाँ पे CTD बाइंड हुआ है ये प्रेजेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है रेट वो बहुत हाई होता है। फिर हमारे सिग्मा की बहुत सारी, सिग्मा फैमिली की बहुत सारी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। सिग्मा 54 ये हीट स्ट्रेस जीन है। सिग्मा 28 ये ग्लूकोज स्टार्वेशन में के टाइम पे काम करता है। सिग्मा 70 ये हाउस कीपिंग जीन है और ये ऑलवेज एक्टिव रहता है। सिग्मा 4 -35 रीजन पे बाइंड करता है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और सिग्मा 2 जो है ये -10 रीजन पे बाइंड करता है। देन द अल्फा द सिग्मा सब यूनिट इनेबल द RNA पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। जैसे कि हमने पढ़ा कि सिग्मा सब यूनिट जो है ये RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रही है। E. coli promoter interact with major form of RNA polymerase which contain sigma 70। E. coli promoter जो है बहुत सारे मेजर फॉर्म जो है RNA पॉलीमरेज का उसके साथ इंटरेक्ट करता है E. coli promoter, और उसका क्या है sigma 70 जो है वो मेजर है। और sigma 70 में भी इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है, और ये एक हाउसकीपिंग जीन है, मतलब ऑलवेज एक्टिव जीन है, और ये मेंटेन कर रहा है जीन के फंक्शन को। मतलब ये जीन जो है ये हमेशा एक्टिव रहेगा और बाकी जीन के भी फंक्शंस को मेंटेन करेगा। However, E. coli RNA polymerase also have several alternative सिग्मा फैक्टर। इसके पास और भी ऑल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सिग्मा 28, सिग्मा 32, सिग्मा 54, और ये क्या करते हैं, ये सभी प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जीन में और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे मैंने आपको बताया उधर सिग्मा 54 तो हीट स्ट्रेस के टाइम पे, सिग्मा 28 ग्लूकोज स्टार्वेशन में, सिग्मा 70 हाउसकीपिंग जीन है ये तो ऑलवेज रहेगा, सिग्मा 4 और सिग्मा 2 ये तो प्रोमोटर रीजन के रिकॉग्नाइजेशन में था। The -10 and -35 sequences are also called as consensus sequences। ठीक है, इन्हें consensus sequence भी बोला जाता है, which is separated by optimum spacing of 16 to 18 base pair। और इन दोनों के बीच में कितने बेस पेयर आते हैं? 16 to 18 बेस पेयर आ जाते हैं इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में। ठीक है, but very few promoter have this exact sequence, mostly differ from it by only a few nucleotide। लेकिन बहुत कम प्रोमोटर होते हैं जिनकी एग्जैक्ट सीक्वेंस होती है, कुछ कुछ में एक दो न्यूक्लियोटाइड से चेंज भी हो सकता है। प्रमोटर विद सीक्वेंस क्लोजर टू द कॉन्सेंसस सीक्वेंस आर जनरली स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। जिनमें सिर्फ एक या दो न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर हो कॉन्सेंसस सीक्वेंस से, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है,
फिर आता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मीन्स हाउ मेनी ट्रांसक्रिप्ट इट इनिशिएट इन अ गिवन टाइम। अब ने इसे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो गिवन टाइम में कितनी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट इनिशिएट करा रहा पा रहा है, मतलब कितने ज़्यादा एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन को वो स्टार्ट करा रहा है। सो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा, जितनी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट वो एक गिवन टाइम में इनिशिएट कर पाएगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा। सो मान लो एक हमारा प्रमोटर था, कौन था 10 था, 10 ट्रांसक्रिप्ट को इनिशिएट करा रहा था पर सेकंड। एक है जो कि 12 ट्रांसक्रिप्ट पर सेकंड, और एक है जो 30 ट्रांसक्रिप्ट पर सेकंड। सो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? 30 वाला। ठीक है, ये प्रमोटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। An additional DNA element that bind with RNA polymerase is found in some strong promoter। और कुछ strong promoter होते हैं जिसके मेरे पास एक strong additional DNA एलिमेंट भी होता है जो कि RNA polymerase के साथ बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और ये एलिमेंट अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, देन वी हैव प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले बेसिकली वही होगा कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा, वो प्रमोटर पे बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के टाइम पे यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा, और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होगा ये 80 सीक्वेंसेस में रिच होगा। RNA polymerase bind to the promoter region that DNA undergo a structural change। RNA promoter जो है ये promoter region से bind कर रहा है RNA polymerase, और ये DNA जो है इसमें चेंज हो रहा है और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रहा है। इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है, वही पॉइंट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है कहाँ से? ट्रांसक्रिप्शन बबल से। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज इलोंगेशन। 3 स्टेप का होता है। इनिशिएशन पढ़ लिया हमने, सेकंड हमारा है इलोंगेशन, इलोंगेशन हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगी कुछ 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड की, और यहाँ पे अबॉर्टिव इनिशिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद और बनेगी, फिर ये कुछ टाइम तक अबॉर्टिव इनिशिएशन होता रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा? जब ये फ्यू न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे उसके बाद हमारा रेगुलर आरएनए बनेगा विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, वंस आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, जब वो शॉर्ट स्ट्रेच बना लेता है आरएनए का, वहाँ पे अबॉर्टिव इनिशिएशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? एलोंगेशन फेज जो है वो शिफ्ट हो जाती है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए को टाइटली ग्रिप कर पाता है, और डीएनए जो है आगे से खुलना शुरू हो जाता है, और एंड री अनील इट एट बिहाइंड। और आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? आगे आरएनए जहाँ से सिंथेसाइज करा देगा, मतलब जहाँ जो टेम्पलेट जिसके अगेंस्ट हमारा डीएनटीपी ऐड हो चुके हैं वो फिर से री अनील हो जाएगा, और आगे का वहाँ पे बबल आगे शिफ्ट होता जाएगा, और वहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाएगा। एट द सेम टाइम ग्रोइंग आरएनए चेन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द टेम्पलेट। और ये जो आरएनए चेन है ये साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस होती जाती है टेम्पलेट से। So our last part of transcription is termination. So first part was initiation, second was elongation, and last is termination. अब टर्मिनेशन भी प्रोकैरियोट में 2 तरह का हो सकता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन जो होता है रो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये रो जीन पे डिपेंड नहीं करता है, एंड अकर विद द हेल्प ऑफ हेयर पिन लाइक लूप फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है? हेयर पिन जैसा एक लूप बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आते हैं, और जब तक वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नहीं आते हैं तब तक आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप नहीं होता है और हेयर पिन लूप फॉर्मेशन नहीं होता है।
द सीक्वेंस इज मोस्ट कॉमनली अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा, वो सीक्वेंसेस कैसी होंगी? पैलिंड्रोमिक होंगी। मतलब अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी रीड करेंगे आपको, और जो आपका दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, वो सेम रीड होगा, ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड का। सो इसीलिए इसको पैलिंड्रोमिक बोला जाता है। दैट कॉजेज द स्ट्रैंड टू लूप दैट लीड टू आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉल। और ये क्या करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से आरएन लूप बन जाता है, और लूप बनने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है स्टॉल हो जाता है, मतलब रुक जाता है। अ पॉली यू सीक्वेंस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ हेयरपिन लूप। एक पॉली यू सीक्वेंस होती है जिसकी वजह से हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होता है। द हेयरपिन लूप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप्ड कॉम्प्लेक्स। हेयरपिन, ये जो हेयरपिन बन रहा है इसकी वजह से क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है और ये ट्रैप्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए से, टेम्पलेट से डिसोसिएट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? रो प्रोटीन तो है नहीं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है जो कि पैलिंड्रोमिक है। अब ये सीक्वेंसेस जब आती हैं तो वहाँ पे आरएनए जब उसका सिंथेसाइज हो जाता है, उसके बाद ये हेयरपिन लूप फॉर्मेशन करा देती हैं। हेयरपिन लूप फॉर्मेशन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे शिफ्ट नहीं हो पाता और वहां से डिसोसिएट हो जाता है डीएनए टेम्पलेट से, और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ टर्मिनेशन इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इट रिक्वायर्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन रो। इसमें क्या होता है? रो प्रोटीन में ये कैसा है? एक्सट्रिंसिक है। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। एक्सट्रिंसिक, ठीक है। रो डिपेंडेंट जो है ये एक्सट्रिंसिक है, रो इंडिपेंडेंट जो था वो इंट्रिंसिक था। सो रो क्या है? रो इज अ एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज। ये हेलिकेज है और ये एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है या आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स को ओपन करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। रो फैक्टर बाइंड एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। ये रो फैक्टर जो है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पर बाइंड करता है और उन सीक्वेंसेस का नाम है रट साइट्स। रो प्रोटीन टैग द आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? जब हमारा डीएनए और ये हमारा आरएनए है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये इस पे बाइंड कर रहा है डीएनए पे, और ये आरएनए चेन पीछे पीछे से सिंथेसाइज होती चली जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है? हमारा ये जो रो प्रोटीन होता है ये इसको आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। अब जब ये रट साइट आती है, इस पे बाइंड करता है ये। नियर द एंड ऑफ जीन, जब जीन का एंड होने लगता है, द पॉलीमरेज एनकाउंटर रन ऑफ जी न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या होगा? डीएनए पे मल्टीपल जी सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। अब ये बहुत सारी जी न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से ये जो पीछे पीछे हमारा रो प्रोटीन आ रहा था ये आरएनए पॉलीमरेज से टकरा जाता है, कोलाइड कर लेता है। एज अ रिजल्ट द रो प्रोटीन कोलाइड विद द पॉलीमरेज। और क्या होता है? जब रो का इंट्रैक्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज से, तो ये क्या होता है? यहाँ पे एमआरएनए जो होता है रिलीज हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल से, ठीक है। और ये हमारा एमआरएनए अलग हो गया है, और अब हमारा टर्मिनेशन हो गया है। सो ये हमारे तीनों स्टेप्स थे ट्रांसक्रिप्शन के, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के। So this was all about today's class. In the next class, we will discuss about eukaryotic transcription. So I hope you understood this lecture. If you